नमस्कार साथियों, सर्वप्रथम सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियदर्शनी रविंद्रन एम्बेसी की ओर से यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम अभी साहित्य से शुरू करेंगे। तो श्री हरित जी, यहाँ पर लोगों को पता है कि यूरोपीय मुसाफिर और ख़ास तौर से फ्रांसीसी मुसाफिर भारत चले गए हैं। उन्होंने अपने सफ़रों के बारे में पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने काफ़ी घोषणाएं दी हैं, भाषण दिए हैं आदि। लेकिन शायद लोग ये कम जानते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी मुसाफिर भी यहाँ फ्रांस आए हैं 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में, और फ्रांस में रहे हैं, और उन्होंने भी अपने अपने अनुभव के बारे में कुछ लिखा है। और पिछले दशकों से इस विषय पर काफ़ी शोध किया जा रहा है। तो क्या आप इस लिहाज से कुछ बातें कर सकते हैं? ठीक। हाँ, ये बात सही है कि बहुत लंबे समय से लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि उपनिवेशवाद से पहले, यानी भारत में अंग्रेज शासन से पहले केवल यूरोपीय मुसाफिर पूर्वी देशों में सफ़र किया करते थे, जैसे तुर्की में, ईरान में, भारत में। हाँ, माना जाता था कि धार्मिक वजहों से या सामाजिक दबाव के कारण हिंदुस्तानी अपने देश से बाहर नहीं जा सकते थे या जाना चाहते थे, इस डर से कि वहाँ उनका अनजान लोगों से मिलना जुलना होगा, ऐसे लोगों से जो दूसरे धर्मों के अनुयायी थे, जिनका रहन सहन, जिनके तौर तरीके, जिनके सोच विचार, जिनका खान पान उनसे अलग थे। जैसा आपने कहा, पिछले करीब 20-25 सालों में शोध कार्य किया गया है, जिसके नतीजतन ये पता चला है कि ये बात सही नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दस्तावेजों के अनुसार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारतीयों के इंग्लैंड जाकर रहने के सबूत हमारे पास हैं। मिसाल के तौर पर सन 1612 में, यानी आज से करीब 400 साल पहले, एक बंगाली व्यक्ति ने के इंग्लैंड पहुंचने के प्रमाण हमारे पास हैं। उस समय जब भारत में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था, फ्रांस में लुई XIII राजा थे और इंग्लैंड में जेम्स I राज करते थे। बहरहाल, आज की इस गोष्ठी में मैं 19वीं शताब्दी और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत से पेरिस आने वाले 3 व्यक्तियों का जिक्र आपके सामने करूंगा। सबसे पहले एक महिला का। वे कोई साधारण महिला नहीं थी, उनको मलिका-ए-किश्वर यानी जनाब आलिया के नाम से बुलाया जाता था। वे अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की अम्मी यानी उनकी माताजी थीं। 1870 की गदर के बाद की असफलता के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे यानी लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाकर कलकत्ते भेजने का फैसला किया, जहां वाजिद अली शाह ने अपनी जिंदगी के बचे हुए करीब 21 साल गुजारे। मगर उनकी माँ, वाजिद अली शाह की माँ मलिका-ए-किश्वर ने फैसला किया कि वे इंग्लैंड जाकर महारानी विक्टोरिया से अपने बेटे का राज वापस लौटाए जाने की मांग करेंगी, और वे इंग्लैंड गईं। जाहिर है कि वहाँ उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई और मलिका-ए-किश्वर को निराश होकर वहाँ से वापस लौटना पड़ा। उनका इरादा था कि वे यूरोप से होकर हज करके भारत वापस जाएंगी। तो 22 जनवरी 1858 में वे पेरिस पहुंची। उनके साथ करीब 40-45 लोगों का एक दल था, जिनमें उनके पुराने दरबारी, उनके नौकर, खादिम वगैरह शामिल थे। पेरिस में गार सेंट-लाज़ार से अपने होटल तक उनको खूब शान और शौकत के साथ ले जाया गया। उनका होटल र्यू लाफिट में स्थित था, और ये होटल पेरिस के 9वें इलाके में है, उस इलाके को जिसको आजकल ग्रैंड बुलवार्ड के नाम से जाना जाता है। उनके आगमन को लेकर शहरवासियों में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हुई। इस घटना का जिक्र उस ज़माने के एक फ्रांसीसी अखबार जिसका नाम ले जोurnal des débats है, इस अखबार में मिलता है।
उस ज़माने में मलिका किश्वर की उम्र यानी वाजिद अली शाह की अम्मी की उम्र करीब 55 साल थी। उन्हें हुक्का पीने की आदत थी, तनाव में रहती थीं, सेहत बहुत अच्छी नहीं थी, शरीर ज़रा भारी भरकम था, इधर उधर जाने में उनको तकलीफ होती थी और अपनी दासियों का सहारा लेकर वे चला करती थी। तो पेरिस पहुंचने के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी 1858 को उनका देहांत हो गया और 3 दिन बाद पेरिस के पेर लाशेस कब्रिस्तान में उनको आदरपूर्वक दफनाया गया। आपको शायद पता है कि पेरिस का पेर लाशेस कब्रिस्तान 19वें और 20वें इलाकों में स्थित है और वहाँ कई जाने माने फ्रांसीसी और विदेशी लोगों की कब्रें हैं। मशहूर भारतीय उद्योगपति टाटा परिवार के भी कुछ सदस्य वहाँ दफन हैं। तो उस मौके पर ईरान और तुर्की के राजदूत भी वहाँ मौजूद थे और इस घटना का जिक्र एक और समकालीन फ्रांसीसी अखबार जिसका नाम लिलिस्ट्रेशन है, इस अखबार में विस्तार पूर्वक किया गया है। करीब करीब उसी समय मलिका किश्वर की 1 साल की उम्र की पोती की भी मौत हो गई। साथ ही उनके बेटे सिकंदर हशमत जो कि वाजिद अली शाह के भाई थे, वे भी लंदन में चल बसे। तो दोनों को मलिका किश्वर के साथ दफन किया गया और पेरिस के एक संग तराश स्टोन मेसन ने उनकी कब्र के ऊपर एक मकबरा बनवाया। बाद के दस्तावेजों में इस मकबरे की मरम्मत, उसके रखरखाव को लेकर खड़े हुए विवाद का भी जिक्र हमें मिलता है। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने फ्रांस में इंग्लैंड के राजदूत से कहा कि चूंकि उस जमाने में भारत पर इंग्लैंड का शासन शुरू हो चुका था, उस रखरखाव, उस मकबरे की मरम्मत की कीमत इंग्लैंड को उठानी चाहिए। अंग्रेजों ने कलकत्ता में वाजिद अली शाह से इसके लिए पैसे मांगे। अंग्रेजों का खुद पैसे खर्च करने का कोई इरादा नहीं था। वाजिद अली शाह ने जवाब दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी अम्मी की कब्र पर कोई मकबरा बनाया गया था, तो उन्होंने भी पैसा देने से मना कर दिया। मुझे अभी तक इस विषय के बारे में किसी भी फारसी या उर्दू या हिंदी दस्तावेज में जानकारी नहीं मिली है। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ फ्रांसीसी स्रोतों में इसके बारे में चर्चा की गई है। 150-200 साल पहले एक भारतीय राज की बेगम और उनके साथ यूरोप गए लोगों को पेरिस नगर कैसा लगा, इसके बारे में दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है और इतिहासकारों को इस बात पर काफी मलाल है। खैर, जिस दूसरे व्यक्ति का मैं आज जिक्र करना चाहूंगा उनसे शायद आप सभी परिचित होंगे। वे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनकी गिनती भारत के सबसे विख्यात विद्वानों में की जाती है। विवेकानंद को कई बार फ्रांस आने का मौका मिला। वे यहाँ सन 1895, 1896 और 1900 में आए। इस आखिरी यात्रा के दौरान वे उस समय पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एक्सपोजिशन इंटरनेशनल को देखने के लिए भी गए। अपने पेरिस सफर के दौरान विवेकानंद कई जानी मानी फ्रांसीसी हस्तियों से मिले, जिनमें फ्रांसीसी शिल्पकार ऑगस्ट रेनोir और फ्रांसीसी अभिनेत्री, जानी मानी फ्रांसीसी अभिनेत्री सारा बेर्नार्ड भी शामिल हैं। उन्होंने पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म पर भाषण भी दिए। पेरिस के बारे में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि ये शहर यूरोपीय सभ्यता का स्रोत है, उसी तरह जिस तरह गौमुख गंगा नदी का स्रोत है। उन्होंने पेरिस को सभ्य देशों का केंद्र भी कहा। अपने सफर के दौरान वे रू गाज़ोन में अपने एक लेखक दोस्त जिनका नाम जुल बुआ था, उनके घर में रहे। ये जगह जहां स्वामी विवेकानंद रहे, पार्क मोसूरी के ठीक सामने, यहाँ जहां हम इस समय बैठे हैं, वहां से मुश्किल से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। स्वामी विवेकानंद पेरिस के बाहर भी गए। वे 2 बार पेरोस गैरिक नामक शहर में गए जो उत्तर फ्रांस के कोट d'Armor इलाके में स्थित है। इसके अलावा वे ब्रितनी में गए जो कि फ्रांस के पश्चिम में स्थित है और वहाँ उस इलाके के जाने माने गिरजाघर और
और गांव भी वे देखने के लिए गए। विवेकानंद ने कुछ हद तक फ्रांसीसी भाषा भी सीखी और उनके द्वारा इस भाषा में लिखे गए कुछ पत्र, कुछ चिट्ठियां हमारे पास आज भी मौजूद हैं, पर उस पर किसी ने विस्तार पूर्वक शोध किया है या नहीं, इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। आखिर में जिस व्यक्ति की पेरिस यात्रा के बारे में मैं बताना चाहूँगा और जिसके बारे में मेरे पास ज़रा ज़्यादा जानकारी है, वे थे राहुल सांकृत्यायन। उनका असली नाम केदारनाथ पांडे था और सांकृत्यायन हिंदी भाषा के जाने माने साहित्यकार थे और बौद्ध धर्म के भी काफ़ी बड़े जानकार थे। उन्हें सफ़र करने का बड़ा शौक था और अपनी इस घुमक्कड़ स्वभाव पर उनको काफ़ी गर्व था। अपने जीवन में उन्होंने भारत के अलग अलग इलाकों में समय बिताया, विदेशों में भी यात्रा की, कई भाषाएं सीखी, करीब 31 भाषाएं वे जानते थे। 1932 में वे यूरोप आए और इस अनुभव का वर्णन का ब्यौरा उनकी किताब मेरी यूरोप यात्रा में पाया जा सकता है, जो सन 1935 में छपी, यानी उनके सफर के करीब 3 साल बाद। उनके साथ एक बौद्ध भिक्षु भी थे और यात्रा का उद्देश्य यूरोप में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी फैलाना था। उसका आयोजन एक भारतीय बौद्ध संगठन के द्वारा किया गया था। समुद्री यात्रा की शुरुआत श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के बंदरगाह से हुई। उनके जहाज का नाम d'Artagnan था। आप में से जो 3 मस्केटियर्स के बारे में जानते हैं, वे इस नाम से शायद परिचित होंगे। और उस जहाज d'Artagnan के मालिक एक फ्रांसीसी कंपनी थी जिसका नाम मेसाजरी मैरिटाइम था। तो पहले वे सांकृत्यायन कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहे और उनकी यात्रा के इस भाग का जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ पेरिस में उनके सफर के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। नवंबर 1932 में राहुल सांकृत्यायन पेरिस पहुंचे। वे बताते हैं कि उनको पहचानने में उनके फ्रांसीसी मेजबानों को कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वे बौद्ध लोगों की तरह पीले रंग के लिबास के कपड़े पहने हुए थे। पेरिस में उनके रहने का बंदोबस्त होटल द लवनीर नाम के एक होटल में किया गया था, जो रू मदाम में स्थित है। और ये जगह पेरिस के केंद्र में जर्डिन दे लुक्सेमबुर्ग और पांतियों के इलाके के पास है, यानी पेरिस के बिल्कुल बीचों बीच वे रहे। होटल का ब्यौरा देते हुए वे कहते हैं कि वो एक आरामदायक और साफ सुथरा होटल था। किराए में नाश्ता शामिल था, कमरे के साथ गुसलखाना जुड़ा हुआ था और सांकृत्यायन ने वहां रोज स्नान करने का फैसला किया। खैर, सांकृत्यायन में इस शहर के नाम का उच्चारण किया जाता है। इसे फ्रांसीसी में पारी कहते हैं, पर अपनी किताब में वे शहर को परी नाम से बुलाते हैं। वे यहाँ करीब 1 महीने रहे, जगह जगह घूमे, खासतौर पर संग्रहालय देखने गए। मिसाल के तौर पर म्यूजियम गीमे संग्रहालय के तिब्बती चित्रों के संग्रह से वे काफी प्रभावित हुए। उनका मानना था कि वो यूरोप में तिब्बती चित्रों का सर्वोत्तम संग्रह था। BNF, बिब्लियोथेक नेशनल de France, फ्रांसीसी राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में सांकृत्यायन लिखते हैं कि ये दुनिया के 3 सबसे उत्तम पुस्तकालयों में से एक था। BNF को वे फ्रेंच जाति के विद्या प्रेम का एक ज्वलंत उदाहरण मानते हैं। मैंने उनकी किताब पढ़ी और उस किताब को पढ़ने पर मैंने पाया कि पेरिस में भारतीय मूल के कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। यानी उस जमाने में कई भारतीय मूल के लोग इस शहर में बसे थे या कुछ समय के लिए रहा करते थे। इनमें से एक शख्स का नाम उमराव सिंह था। एक सिख सज्जन थे जो संस्कृत के जानकार थे, दर्शन यानी फिलोसफी और फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखते थे। उमराव सिंह जानी मानी भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल के पिता थे, जो अपनी बेटी की शिक्षा के दौरान कई साल पेरिस में रहे। सोर्बोन विश्वविद्यालय से काफी प्रभावित होकर सांकृत्यायन लिखते हैं कि फ्रांस सरस्वती की आराधना में
यानी हिंदू धर्म में विद्या की देवी की पूजा में यूरोप की सभी जातियों में ज्येष्ठ है, यानी सबसे आगे है, सबसे बड़ा देश है। वे अपने साथ करीब 140-150 तिब्बती चित्र लेकर भी भारत से आए थे। इन चित्रों की प्रदर्शनी म्यूजे गिमे में करीब एक हफ्ते के दौरान आयोजित की गई और उसको देखने के लिए कई शहरवासी संग्रहालय में पहुंचे। सांकृत्यायन भारतीय संस्कृत के प्रसिद्ध विशेषज्ञ सिल्वा लेवी से भी उनके घर जाकर मिले। उनकी मुलाकात करीब 4 घंटे तक चली और सिल्वा लेवी के ज्ञान से प्रभावित होकर सांकृत्यायन लिखते हैं कि लेवी दुनिया में प्राचीन भारत के सबसे बड़े पंडित थे, सबसे प्रकांड पंडित थे। पेरिस में चीज़ों की कीमत लोगों के लिए, खासतौर पर छात्रों के लिए, घर का किराया, खाने पीने पर होने वाले खर्च में वे काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। मिस्र यानी इजिप्ट से आए एक छात्र से इस बारे में पूछताछ करके वे इस बारे में लिखते हैं कि पेरिस में कीमतें लंदन की तुलना में कम थीं, इसलिए उनके अनुसार पढ़ाई लिखाई के लिए इंग्लैंड जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए बेहतर होगा कि वे पढ़ने के लिए फ्रांस या जर्मनी जाएं। सांकृत्यायन के मेजबान एक महिला, एक फ्रांसीसी महिला, उन्हें पेरिस के बाहर स्थित वर्साई महल दिखाने के लिए भी ले गई और पेरिस से वर्साई के रास्ते का नज़ारा जो है उसका उन्होंने वर्णन किया है और उनके इस वर्णन को पढ़कर लगता है कि उस ज़माने में वो पूरा इलाका किसी ग्रामीण इलाके जैसा था। अब वो बहुत बदल चुका है। स्थानीय निवासियों यानी फ्रांस और जर्मनी के लोगों के बारे में भी सांकृत्यायन कुछ बहुत दिलचस्प विचार व्यक्त करते हैं। पेरिस में 1 महीना गुजारने के बाद वे रेलगाड़ी से फ्रैंकफर्ट गए जर्मनी में और ट्रेन में जर्मन अफसरों के बारे में वे बताते हैं कि वे बड़े हृष्ट-पुष्ट यानी हट्टे-कट्टे मोटे तगड़े थे, जबकि जिन फ्रांसीसी लोगों से उनका मिलना जुलना हुआ वे पढ़े लिखे नफासत पसंद थे। जर्मनी पहुंचकर सांकृत्यायन ने लोगों को सड़कों पर और रेलवे स्टेशन के आसपास के इर्द गिर्द भीख मांगते हुए देखा और इसका उन पर काफ़ी असर पड़ा और इसे देखकर उनको काफ़ी हैरानी हुई। वे लिखते हैं कि वहाँ की आबादी, जर्मनी के शहरों की आबादी समाजवादी नेताओं से निराश मालूम होती थी और लोगों को उस जमाने में नाजी पार्टी से उम्मीदें बढ़ रही थीं। भूरे रंग के कपड़े पहने नाजी पार्टी के सदस्य यहाँ वहाँ लोगों से चंदा यानी पैसे मांगते हुए देखे जा सकते थे और हम सब जानते हैं कि इसके बाद जर्मनी में क्या हुआ। खैर, अंत में मैं एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूँगा। फ्रांस में आकर फ्रांसीसी खान पान को देखने का उनको मौका मिला और उनकी किताब में सैंडविच, हम सब लोग सैंडविच खाते हैं, सैंडविच का वर्णन है जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। सांकृत्यायन लिखते हैं, परी में यानी पेरिस से मित्रों ने सवेरे के कलेवे के लिए यानी नाश्ते के लिए, ये उस समय का जिक्र है जब वे ट्रेन में पेरिस से फ्रैंकफर्ट जा रहे थे और वो कहते हैं कि परी के यानी पेरिस से मित्रों ने सवेरे के नाश्ते के लिए 2 सेब और सैंडविच के 2-3 टुकड़े रख दिए थे। सैंडविच को सत्तू की तरह एक बहुगुणा भोजन समझिए। सत्तू यानी चने और अलग अलग तरह के अन्न से बना हुआ आटा। तो सैंडविच को सत्तू की तरह बहुगुणा भोजन समझिए। बहुगुणा यानी कई फायदे वाला। पतली पाव रोटी बीच से फाड़कर और उसमें मक्खन लगाकर एक पतली तह यानी परत बेकन सुअर के मांस की रख दी जाती है। बस यही सैंडविच है। इसके ऐसा नाम पड़ने का कारण यह बताया जाता है कि इंग्लैंड में लॉर्ड सैंडविच नामक सामंत हर वक्त जुए और पासे के खेल में लगा रहता था। वो अपने खेल को छोड़कर खाने के लिए भी अधिक समय नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसके नौकर खेल पर ही उसे उक्त प्रकार का भोजन रख देते थे। वो खेलते खेलते उसे खाता जाता था।
लॉर्ड सैंडविच का खाना होने से उसका नाम ही सैंडविच पड़ गया। मेरे ख्याल में किसी भारतीय मुसाफिर यात्री लेखक द्वारा सैंडविच का ये पहला वर्णन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी, क्या ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिनेमा के बारे में बात करेंगे आदा और ईव के साथ। तो अब ओके ठीक है, तो हमारे साथ श्री आदा लिपमान और ईव नमाही हाजिर है। दोनों हिंदी सिनेमा पर शोध कर रही हैं। तो पता नहीं कौन शुरू करेगा या करेगी। आप शुरू करेंगे? ठीक है, ओके। तो ईव जी, आप दो फिल्मों में, एक पुरानी और एक नई फिल्म, पेरिस की छवि का विवरण करेंगे। आपने दो फिल्मों का विश्लेषण किया, एन इवनिंग इन पेरिस और बेफिक्र, ये सही है? ओके, बेफिक्रे सॉरी। दोनों को देखकर इस छवि में क्या क्या बदल गया, किन पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ये आप हमें समझाएं। ठीक है, तो मैं इस चर्चा में इन दोनों फिल्मों की तुलना करूँगा। तो पहले शक्ति समंता जो कि आहुआ ब्रिज, कश्मीर की कली और आराधना जैसी फिल्मों के लिए मशहूर है, उन्होंने 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस का निर्देशन किया। एन इवनिंग इन पेरिस पहली भारतीय फिल्म है जिसमें पेरिस फिल्म की कहानी में अहम जगह है, लेकिन कहानी अलग जगहों में भी गति है, जैसे कि लेबनान, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। डीपी, जिसका रोल फिल्म में शर्मिला टैगोर कर रही है, एक अमीर परिवार से है और जिज्ञासा के कारण कुछ दिनों के लिए पेरिस घूमने जाती है। फिल्म की शुरुआत से ही पेरिस के आकर्षण की स्पष्ट रूप से दो तरह से तारीफ की गई है। सबसे पहले एक गाना पेरिस की सुंदरता की तारीफ करता है और हम रात के दौरान अलग अलग इमारतों को देखते हैं, खासतौर पर मूलां रूज को, और रात के दौरान अलग अलग इमारतों को देखते हैं। ओह सॉरी। फिर विमान में पेरिस पहुंचने पर एयर होस्टेस मुसाफिरों को बताती है कि पेरिस एक रोमांटिक शहर है। 1967 की इस फिल्म में आधुनिक होने का मतलब है विदेश घूमने जाना, लेकिन विदेशियों का व्यवहार देखकर हीरोइन हैरान हो जाती है, क्योंकि वो व्यवहार भारतीय वाले से बहुत अलग है। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी प्रेमी सड़क पर खुलेआम एक दूसरे को चूम रहे हैं, लेकिन हीरोइन कुछ आधुनिक चीज़ें भी करती है, जैसे वो बेरूत जाकर वाटर स्कीइंग करती है। इसके अलावा उस ज़माने में शर्मिला टैगोर अपने हेयर स्टाइल के कारण भी मॉडर्न दिखती थी। इस फिल्म में एक्शन सीन तो है ही, जैसे गुंडों का खतरा, लेकिन हीरो श्याम भी है जो दीपा से मिलने की कोशिशें करता है। जैसे एक बार वो उसका लेबनान तक पीछा करता है, और जब दीपा बेरूत के समुद्र में होती है तो श्याम उस तक पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। फिल्म में कुछ उत्पत्ति और मजाकिया चीज़ें भी होती है,
जैसे एक दिन दीपा अपनी अमीरी छुपाने के लिए गांव वाली लड़की के जैसे कपड़े पहनती है, और ऐसी लड़की को उस ज़माने में आईफल टावर के नीचे देखकर बहुत अजीब लगता है। पहली गांव वाली लड़की आईफल टावर के नीचे। किसी वजह से फिल्म क्रू पेरिस में कम दिनों के लिए ठहरा, हालांकि ज़्यादातर कहानी पेरिस में घटती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सीन की शूटिंग वहाँ की गई। कुछ सीन जो माने जाते हैं कि पेरिस में शूट हुए, दरअसल वे बेरूत में शूट हुए थे, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हम फिल्म में अरबी लिपि, विदेशी गाड़ियों और अरबी लाइसेंस प्लेट्स देख सकते हैं। लिखा है एजेंस लिबानाise de publicité। तो ये सीन पेरिस में है। फिल्म में एक गाना है जिसमें दीपा और श्याम एक हिस्से में गाना नहीं गा रहे हैं, बस पेरिस की मशहूर जगहों के पास घूम रहे हैं। ग्रैंड पैलेस, फिर एक और प्लेस वेंडोम। लेकिन इसी गाने में जहाँ वे गाना गा रहे हैं, वो जगह असल में बेरूत में है। अरबी लिपि गा रहा है और लिखा है डोल्चे विटा, अरबी लिपि भी में, अरबी लिपि में भी। ये बेरूत है। ओके। एक दूसरे सीन में भी श्याम के दुश्मन को पेरिस में सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है, लेकिन आप ये इमारतें ध्यान से देखना तो आप बता सकते हैं कि ये असल में स्विट्जरलैंड है, ये पेरिस नहीं है। कहानी में पेरिस है। लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में रियलिज्म से आज़ादी बहुत आम है। इसके अलावा फिल्म का एक सीन किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है। उस सीन में हीरो और हीरोइन नहीं है, सिर्फ शैंज़ेलिज़े की मिलिट्री परेड दिखाई गई है। लेकिन कुछ ऐसे सीन भी है जहाँ वे दोनों पेरिस की सड़कों पर घूम रहे हैं। मिसाल के तौर पर दीपा और श्याम ट्रोकाडेरो और आईफल टावर के पास मिलते हैं। एक गाने में वे एक टूरिस्ट नाव में बैठते हैं और हम नदी सैन कुछ पुल और मशहूर इमारतें देख सकते हैं। इस फिल्म में कुछ मशहूर इमारतें दिखाई गई है, जैसे कि आर्क de Triomphe, नीचे आर्क de Triomphe, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Montmartre, Palais du Louvre, Grand Palais, Place Vendôme, Opéra House, Champs-Élysées, Place de la Concorde, Arouska Obélisque. Ok. हम फावरों और मूर्तियों को भी देख सकते हैं। तो पानी, आईफल टावर, फिर
छोटी मूर्तियाँ। एक सीन में दीपा और शायाम Champs-Élysées के एक कैफे टेरास में बैठे हुए हैं, Champs-Élysées। पेरिस में सब लोगों को इस तरह की जगह बैठकर कुछ पीना पसंद है। तो ये पेरिस की जिंदगी है। कुल मिलाकर फिल्म में ज़्यादा बियर नहीं दिखाई गई है। कुछ ऐसे सीन भी आते हैं जब हीरो और हीरोइन शांत जगहों पर घूम रहे हैं, जैसे ट्रोकाडेरो की सीढ़ियों पर या pont Alexandre III के पास। ये pont सबसे मशहूर पुल पेरिस के पुल है Alexandre III। सिर्फ दो लोग हैं, हीरो और हीरोइन, तो ये सुंदर है। तो इसी पुल के नीचे अंदर पहले ओके। आईफल टावर रोमांटिक जगह है। ये तस्वीर बहुत सुंदर है। रोमांटिक जगह है। शायाम दीपा को इसके ऊपर ही शादी के लिए प्रपोज करता है। कितना रोमांटिक है। और उसे एक अंगूठी देता है। दूसरे सीन में वो फिर से दीपा को आईफल टावर के ऊपर एक नई अंगूठी देता है। अब मैं आधुनिक फिल्म बेफिक्रे के बारे में बात करूंगा। 2016 में बनी बेफिक्रे आदित्य कपूर की बनाई गई चौथी फिल्म है। उनकी पहली 3 फिल्में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें और रब ने बना दी जोड़ी हिट फिल्में थीं। आजकल वो मुख्य रूप से एक निर्माता के तौर पर काम करते हैं। फिल्म बेफिक्रे के हीरो का नाम धर्म है, जिसका रोल रणवीर सिंह कर रहा है। धर्म पेरिस पहुंचता है महिलाओं को रिझाने के लिए। फिल्म की हीरोइन शायरा है। वो फ्रांस में जन्मी भारतीय महिला है। पूरी फिल्म में ये दोनों रोमांस को बदनाम करते हैं। दोनों एक पार्टी के दौरान मिलते हैं और एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं। लेकिन सुबह अपना मोबाइल नंबर धर्म को नहीं देना चाहती। वो कहती है कि हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। रोमांस बदनाम करना। लेकिन बाद में वे मिलते हैं और साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हमेशा लड़ते रहते हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है। धर्म फैसला करता है कि वे दोनों साथ में ब्रेकअप सेलिब्रेट करेंगे। रोमांस को बदनाम करना। फिल्म में धर्म के दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर है और शायरा का कहना है कि धर्म से मिलने के पहले उसके खुद भी कई मर्दों के साथ अफेयर रहे हैं। धर्म और शायरा जिंदगी की जरूरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और वो है मज़ा करना और बेफिक्रे रहना। लेकिन फिल्म के अंत में वो हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि एक भारतीय फिल्म है। फिल्म के कुछ सीन में उन्हें बियर के बीच मज़ा करते हुए दिखाया गया है, जैसे डिस्को में या pont Alexandre III। यही पुल हम पहले देखे। तो बियर पार्टी करते हुए बहुत
स्टिक से हम ये सुंदरपुर देख नहीं सकते हैं। पार्टी हुए करते हुए धर्म और शायरा मौज मस्ती करना चाहते हैं और हर कीमत पर बेफिक्र रहना चाहते हैं। पूरी फिल्म में शायरा धर्म को कुछ उल्टे काम करने की चुनौती देती है। मिसाल के तौर पर वो धर्म को एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारने के लिए कहती है। फिल्म के 2 सीन passerelle des arts पर शूट किए गए हैं। हम देख सकते हैं कि वे पी रहे, शराब पी रहे हैं। तो जिसे passerelle des arts जिसे हीरो और हीरोइन एक रोमांटिक जगह बताते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये रोमांटिक जगह है, लेकिन वे सिर्फ शराब पीना चाहते हैं। तो ये पूरी फिल्म में रोमांस को बदनाम देते हैं। ओके। धर्म पार्क मंसूर के पास बड़े उस्मानियन अपार्टमेंट में रहता है। उसे पैसे की कोई चिंता नहीं है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन उसको सुनने के लिए कम लोग आते हैं फिल्म में। शायरा फ्रांस में बड़ी हुई, वो एक मिडिल क्लास परिवार से है और उसके माता पिता का पेरिस में एक रेस्टोरेंट है। हम इस फिल्म में ये मशहूर इमारतें देख सकते हैं, जैसे मोntmartre, Pont Alexandre III, Notre-Dame, Palais du Louvre, Butte Chaumont, le Pont Neuf, Passerelle des Arts और Place des Vosges। फिल्म का एक गाना है, फिल्म का एक गाना ओपेरा की छत पर शूट किया गया है। नाइस व्यू, सुंदर, बहुत सुंदर है। ओपेरा के ऊपर वे नाचते हैं, वे गाते हैं और हम मोntmartre पीछे देख सकते हैं। मुझे पसंद आया क्योंकि मैं कभी नहीं ऊपर चढ़ा। ठीक है। धर्म और शायरा लीडो में एक शो देखने जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो शो का मजा नहीं लेना चाहते, बस उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। इस फिल्म में हम पेरिस की आधुनिक इमारतों को नहीं देख सकते हैं, जैसे कि Centre Pompidou, les colonnes de Buren, Grande Arche, Opéra Bastille, Cité de la Villette, très grande bibliothèque, और rue des Grands Moulins qui est nalco इमारत को भी नहीं। पूरी फिल्म में मैं इंतजार कर रहा था कब इमारत को देखेंगे। सस्पेंस। दोनों फिल्मों में हम लैटिन quartier latin नहीं देख सकते हैं। बेफिक्र में सिर्फ दूर से हम पैंथेओन देख सकते हैं। और तो दोनों फिल्मों में भारतीय हीरो और हीरोइन फ्रांसीसियों से बहुत कम बातचीत करते हैं। बेफिक्र में धर्म की एक फ्रांसीसी गर्लफ्रेंड है, लेकिन चर्चा मौज मस्ती और पार्टी की है, भावनाओं की नहीं। इन दोनों फिल्मों में हम लगभग समान मशहूर इमारतों को देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा फर्क है कि एन इवनिंग इन पेरिस में पेरिस और रोमांस के बीच में एक रिश्ता दिखाया है। फिल्म की कहानी सरल है, लेकिन ये भावनाओं के बारे में भी है। बेफिक्र में इसका उल्टा दिखाया है। इस फिल्म में रोमांस और भावनाओं को कोई जगह नहीं दी गई है, सिर्फ मौज मस्ती के बारे में बात की है। लेकिन हम कैसे ऐसी जिंदगी का मजा ले सकते हैं जिसमें भावनाएं नहीं है
जिंदगी की सुंदरता महसूस करने के लिए भावनाएं जरूरी है और एक शहर की सुंदरता के लिए भी। तो अब आदा जी की बारी है। तो आपने नई फिल्मों में पिछले सालों की फिल्मों में पेरिस की छवि पर अध्ययन किया है। तो इन फिल्मों में पेरिस या फ्रांस के किन पहलुओं पर रोशनी ज़्यादा डाली जाती है, हमें बताइए। जी, तो एन इवनिंग इन पेरिस ने भारतीय दर्शकों को पेरिस से परिचित कराया, मगर इसके कुछ साल या दशक के बाद कई और हिंदी फिल्में बनाई गई जिनमें पेरिस का दर्शाया गया। मैं आपको चारों फिल्मों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिनके नायक और नायिकाएं अलग अलग विदेशी शहरों में जाते हैं और उनके सफ़रों के दौरान पेरिस में भी कुछ वक्त गुजारते हैं। इन चारों फिल्मों में से पहली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है। ये आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म थी और वो 1995 में बनाई गई। DDLJ के 3 प्रमुख हिस्से लंदन, स्विट्ज़रलैंड और भारत में गुजारते हैं, मगर जब नायक और नायिका अपने दोस्तों के साथ अपनी यूरोप यात्रा शुरू करते हैं तो वे स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले पेरिस में कुछ वक्त गुजारते हैं। पेरिस में हमारे नायक एक पार्टी पर बुलाए जाते हैं, मगर जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये एक पार्टी नहीं, शानदार रेस्टोरेंट में दावत है। इस सीन के पहले शॉट में हमें रंगमंच पर एक ओपेरा गायिका दिखाती है, जिसके पीछे पेरिस की एक तस्वीर लगी गई है। तस्वीर पर पेरिस का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है आईफल टावर। दावत शानदार होने पर भी हमारे नायकों को उबाऊ लगती है और ये पार्टी सिर्फ नायक राज के गाने की बदौलत एक असली मनोरंजक पार्टी बन जाती है। DDLJ में फ्रांसीसी संस्कृति ऊंची संस्कृति की तरह दिखाई जाती है। इसमें ना कोई काबारेट ना कोंकण नाच है, मगर सिर्फ एक ओपेरा गायिका जो हमारे जवान नायकों को उबाऊ लगती है। जबकि एन इवनिंग इन पेरिस में फ्रांसीसी संस्कृति आधुनिक, बढ़िया, मज़ेदार थी, जहाँ सब लोग खुलकर अपने प्रेमी से प्यार कर सकते थे, जहाँ लड़कियाँ सिगरेट या शराब पी सकती थी, वहाँ DDLJ में फ्रांसीसी संस्कृति जवान नायकों को बढ़िया नहीं लगती है और सिर्फ जवान NRI नायक राज ही इसको रोचक बना सकता है। फिल्म का अलग सीन पेरिस की एक गली और भाग के ट्रैकिंग शॉट से खुलता है, मगर अगर हम अच्छी तरफ से देखते हैं तो हमें ये ज़रूर दिखाएगा कि भाग के पीछे कुछ पहाड़ है, जबकि पेरिस में कोई पहाड़ नहीं है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि ये पेरिस वाला सीन पेरिस में नहीं, स्विट्ज़रलैंड में फिल्माया गया और रेस्टोरेंट का सीन शायद फिल्म स्टूडियो में फिल्माया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा आश्चर्यजनक है कि 1967 में एन इवनिंग इन पेरिस में ही बनाई गई, जबकि 3 दशक बाद आदित्य चोपड़ा अपनी फिल्म के पेरिस वाले सीन को बनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए और कुछ ना कुछ स्टूडियो में फिल्माया। मैंने फिल्म के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी ढूंढी, मगर हर कहीं सिर्फ लंदन, स्विट्ज़रलैंड और भारत की बात थी। ये तो हो सकता है कि चूँकि ये आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म थी, वो ज़्यादा विदेशी जगहों में शूट करने के लिए नहीं जा सकते थे और उन्हें चुनना पड़ा। जैसे फ्रांस परकात में सबसे कम मौजूद था, चोपड़ा ने वहाँ न जाने का फैसला शायद किया। फिर भी जो हम याद रख सकते हैं ये है कि दिलवाला दुल्हनिया ले जाएंगे में पेरिस अपने सबसे मशहूर पर्यटन स्थल से जुड़ा है, यानी आईफल टावर से।
हमें इसलिए पता है कि राज और सिमरन पेरिस में है क्योंकि पूरे सीन के दौरान हमें आईफिल टावर की एक तस्वीर दिखाई जाती है। और फिर बहुत सारी फिल्मों की तरह DDLJ में भी पेरिस और उसके सबसे जाना माना स्मारक आईफिल टावर मोहब्बत का प्रतीक बन जाते हैं। जब राज और सिमरन आईफिल टावर के पृष्ठपथ के सामने खड़े हैं, दर्शक समझता है कि वे दोनों आखिरकार प्रेम में बंध जाएंगे। हमारी सूची पर अगली फिल्म फरहान अख्तर की 2006 में बनाई गई डॉन द चेस बिगिंस अगेन है। इस फिल्म का नायक या खलनायक एक मशहूर गैंगस्टर है, तो दर्शकों को यह समझना ज़रूरी था कि डॉन का और उसके कारोबार का प्रभाव सारी दुनिया में फैला है। इसलिए फिल्म का एक बड़ा हिस्सा विदेश में गुजरता है, खासतौर पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। मगर इसका प्राथमिक शॉट कुआलालंपुर में नहीं, भारत में नहीं, पेरिस में है। DDLJ की तरह डॉन में भी एस्टैब्लिशिंग शॉट आईफिल टावर को दिखाता है। फिर कैमरा डॉन के पीछे आता है जब वह एक कारोबार पूरा करने के लिए जा रहा है। ये सीन निर्देशक को पेरिस की कई महत्वपूर्ण जगहें दिखाने का मौका दिया और हम आईफिल टावर, असेंबली नेशनल, शॉन्ज़-एलिज़े और आर्क दे ट्रियोम्फ देख सकते हैं। यकीनन आईफिल टावर इनमें से सबसे मशहूर है, मगर ये सब जगहें काफ़ी जाने माने हैं, तो एक भारतीय दर्शक जो 21वीं सदी में पहले से ज़्यादा सफ़र करता है, वह भी पहचान सकता है। डॉन में फ्रांसीसी संस्कृति सबसे ज़्यादा वास्तुकला से जुड़ी है। आखिरकार डॉन अपने काम की जगह पर पहुंचता है, जो बैलेट स्कूल के पीछे छुपे गए दफ्तर में है। जब डॉन बैलेट स्कूल में अंदर आ रहा होता है, दर्शकों को एक आईना दिखाया जाता है जिसमें कई बैलेट नृत्य नाटिकाएं प्रतिबिंबित है। ये तस्वीर फ्रांसीसी चित्रकार एडगार देगा के चित्र और नक्काशियों का जिक्र हो सकता है, जो दिखाता है कि फिल्म के निर्माताओं के मन में फ्रांस सिर्फ आईफिल टावर से जुड़ा नहीं है, मगर उनको और उनके कुछ दर्शकों के अलग अलग फ्रांसीसी कलाओं के बारे में कुछ ज़्यादा पता है। जबकि दोनों DDLJ और डॉन में पेरिस वाले सीन सिर्फ 5-10 मिनट लंबे थे, झूम बराबर झूम का एक लंबा हिस्सा पेरिस में गुजरता है। झूम बराबर झूम फिल्म 2007 में बनाई गई और उसके निर्देशक है शाद अली। फिल्म की शुरुआत में फिल्म का नायक रिकी नायिका अल्वीरा को अपनी झूठी प्रेम कहानी बताता है। इसमें वो बताता है कि उसकी मुलाकात उसकी काल्पनिक गर्लफ्रेंड अनाइदा से कैसे हुई। रिकी की कहानी पेरिस के रिट्ज होटल में शुरू होती है। प्रिंसेस डायना और उनके प्रेमी डोडी अल्फायद की मृत्यु के दिन ही। अनाइदा, रिकी की काल्पनिक गर्लफ्रेंड, के माता पिता पाकिस्तानी हैं, मगर अनाइदा अपने आप से फ्रांसीसी समझती है। इसलिए लारा दत्ता, जो अनाइदा की भूमिका निभाती है, कभी कभी फ्रांसीसी में बात करती है। इन सब फिल्मों से झूम बराबर झूम में सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी में डायलॉग्स है और इसमें सबसे ज़्यादा पेरिस की अलग अलग जगहें दिखाई गई है। मिसाल के तौर पर एक सीन में रिकी का फ्रांसीसी बिजनेस पार्टनर उसको धमकी फ्रांसीसी में ही देता है। और फिर ज़रूर फिल्म का नायक और नायिका आईफिल टावर का जिक्र करते हैं और आईफिल टावर भी दिखाया जाता है, मगर इसके अलावा कुछ और जगहें फिल्म में शामिल है या उनका जिक्र किया जाता है, जैसे लिग दो कैबाret, प्लास वेंडोम जहाँ रिट्ज होटल स्थित है, डॉन में दिखाए गए शॉन्ज़-एलिज़े और ट्रोकाडेरो। झूम बराबर झूम में रिकी और अनाइदा लूव्र, जर्डिन des Tuileries या नोत्र दाम के सामने नाचते हैं। ये सब महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, मगर इन्हें पहचानना आईफिल टावर से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। हम ये मानना कर सकते हैं कि चूँकि 21वीं सदी में पहले से ज़्यादा भारतीय लोग फ्रांस में सफ़र करते हैं, तो जब वे सिनेमा जाते हैं, उनकी ये इच्छा है कि पर्दे पर आईफिल टावर से ज़्यादा कुछ भी दिखाया जाए।
Akirkar Japariki or Anaida Nachtehe, to pardepar kai nartak kisi francisi patrka vesh dhardan kartehe, jese chitrekar, tawaif, ya moulin rouge ki kankan nachnevali girls. Or jab antme Riki or Anaida chuntehe, to ye Eiffel Tower ke samne hi hota hai, jo yahan DDLJ की तरह प्रेम का प्रतीक है। हमारे सूची पर आखिरी फिल्म करण जौहर के द्वारा 2016 में बनाई गई ए दिल है मुश्किल है। पिछली 3 फिल्मों की तरह ये फिल्म भी कई देशों में फिल्माई गई, जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और भारत। इसका नायक आयान और नायिका अलीज़े कुछ दिनों के लिए मजा लेने के लिए पेरिस जाते हैं। एक एक करके कैमरा हमें पर्यटन स्थल जैसे आईफिल टावर और कूल जगहें जैसे शेक्सपियर एंड कंपनी नामक किताबों की दुकान दिखाया जाता है। मगर उन 2-4 सीनों में जहां आयान और अलीज़े पेरिस में वक्त गुजारते हैं, वे ना आईफिल टावर के पास, ना मोंमार्ट्र, ना शॉन्ज़ेलिज़े, ना लूव्र जाते हैं, जबकि DDLJ का गाना जो पेरिस में के रेस्टोरेंट में रचा गया था, सच में फिल्म स्टूडियो में फिल्माया गया था। ए दिल है मुश्किल के नायक और नायिका सच में एक पेरिस के बारे में गाने के लिए जाते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि अगर कोई दर्शक पेरिस में सिर्फ पर्यटन स्थल जानते हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये सीन सच में पेरिस में फिल्माया गया। मगर वे लोग जो पेरिस में रहते हैं या अक्सर पेरिस जाते हैं ज़रूर पहचानेंगे कि ये कि आयान और अलीज़े ले हाल और बोबूर के आसपास है। ये दौरा पुरानी हिंदी फिल्मों के जिक्र करने का मौका देता है क्योंकि बार में पहुंचकर आयान DDLJ और एन इवनिंग इन पेरिस के गाने गाना शुरू करता है। ए दिल है मुश्किल हमें दिखाती है कि नई हिंदी फिल्म में पुरानी फिल्मों की विरासत पर कभी-कभी आज भी आधारित है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे साल दर साल ज़्यादा भारतीय पर्यटक फ्रांस में आते हैं, वैसे ही हिंदी फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा पेरिस की अलग-अलग जगहें दिखाई जाती है। और वहाँ जहाँ 1995 DDLJ के जवान नायकों को फ्रांसीसी संस्कृति उबाऊ लगती थी, आज के जवान नायक मजा लेने के लिए पेरिस ही जाते हैं। जैसे आजकल के नायक विश्ववादी हैं, उनको सिर्फ पर्यटन में दिलचस्पी नहीं है, मगर वे दैनिक जीवन की जगहों में जाते हैं और पेरिस के रहने वालों की तरह शहर में अपना वक्त गुजारते हैं। धन्यवाद।